आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो जो आईपीएल की शुरुआत से जो कोशिश शुरू हुई थी हमारी आज तक रेडियो की, वो अब अपने अंजाम तक पहुंच गई है, क्योंकि आईपीएल की टेंटें का भी ये आखिरी एपिसोड है और बढ़िया इंतज़ाम हो चुका है। मंगलवार का दिन में बिहार चुनाव के नतीजे और शाम को आईपीएल का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का फाइनल होना तय हो चुका है और दोनों ही टीमों ने, मतलब ये इसमें कोई शक नहीं है, आंकड़े कहते हैं कि इस आईपीएल की जो दो सर्वश्रेष्ठ टीमें रही हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन जिनका रहा है वो मुंबई और दिल्ली रही हैं। एकदम मजबूत प्रदर्शन रहा है और मेरी निजी राय में मुंबई पर जो एक रंग तारी है इस बार, मेरी फेवरेट मुंबई है। दिल्ली को हराकर ही वो फाइनल में पहुंची थी, पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है और कल ये दोनों टीमें भिड़ेंगी। कल क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, हमारी अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम लोग आईपीएल की टेंटे में बात करते हैं, इस पर आज बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं वही हमारे पुराने दोस्त विश्व मोहन जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आज तक .in में, ऋतुराज हमारे आज तक रेडियो के साथी, केशव, मोहम्मद इकबाल जिनके बिना आईपीएल की टेंटे पे मजा नहीं आता है, और कपिल देव सिंह जिन्होंने ये हाल फिलहाल के, हम सभी लोगों ने ये मैचेस देखे हैं इस हफ्ते के। पहले एक बार मुंबई दिल्ली के बीच जो मैच होने वाला है उससे थोड़ा शुरू करते हैं, फिर थोड़ा हैदराबाद और बेंगलुरु की बात करेंगे जो टीमें प्लेऑफ से बाहर हो गई, और फिर वापस जाएंगे मुंबई दिल्ली पर एक फॉरवर्ड लुकिंग बात करने। इकबाल भाई आपसे शुरू करें। कल के मैच को लेकर के कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि इस टूर्नामेंट की जो सबसे मजबूत टीमें हैं वो फाइनल में हैं, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मुंबई और दिल्ली के बीच फाइनल हो तो मज़ा आ जाएगा। आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त दिन है कि जो उनकी प्रेडिक्शन थी वो बहुत सही है। और मेरी निजी राय पर अगर मैं कहूँ तो मुझे दिल्ली की टीम को जिताना है। जैसा आपने कहा कि मुंबई को जीतना चाहिए, मुझे लगता है दिल्ली को जिताना है। इसके पीछे मैं दो कारण दूंगा, दो लॉजिक दूंगा। एक तो ये कि दिल्ली की टीम नई है, पहली बार हमें कोई नया चैंपियन मिलेगा, इस लिहाज से भी दिल्ली का जीतना जरूरी है। और अगर दूसरा बात करें हम, तो मुझे लगता है जो दिल्ली की टीम जो है, एक बार जो क्वालिफायर 1 था उसमें मुंबई के खिलाफ हार चुकी है और बुरी तरह हार चुकी है। तो मुंबई के खिलाफ खेलने का जो एक डर होता है, मुझे लगता है कि वो डर अब जो है दिल्ली के ऊपर से उतर गया है और अब वो उनका दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो एक मीम भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, रामायण ये सबने देखी है। अभी इसका दोबारा प्रसारण भी हुआ लॉकडाउन के दौरान। उसमें एक प्रसंग है बाली और सुग्रीव की लड़ाई का। तो बाली पहली लड़ाई में सुग्रीव को हरा देते हैं और सुग्रीव जाते हैं और राम को कहते हैं कि भाई आपने हस्तक्षेप नहीं किया, मैं रहा। फिर वो दोबारा रणनीति बनाते हैं, इस बार जो है चलो तुम जाओ लड़ो और मैं थोड़ी रणनीति से इस बार बाली पर पीछे से प्रहार करूंगा। तो दूसरी बार जब सुग्रीव जाते हैं बाली से मिलने, एक बार हार, तो बाली का रिएक्शन जो होता है कि तो फिर आ गया निर्लज। तो उसी तरह से मीम चल रहा है कि मुंबई इंडियंस टू दिल्ली कैपिटल्स, लिखा है बाली की तस्वीर है और लिखा है तो फिर आ गया निर्लज। तो लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी बार में सुग्रीव बाली को हरा देते हैं। देखिए, तो फिर उम्मीद करिए कि दिल्ली हरा देगी मुंबई को। पर दिल्ली का भगवान श्री राम कौन है? इकबाल से मैं यही पूछना चाह रहा था, दिल्ली का श्री राम कौन रहेगा? यार हालांकि श्री राम तो मैं किसी को बना नहीं सकता, लेकिन चलिए दिल्ली का श्री राम मैं रिकी पॉन्टिंग को बनाता हूँ। पीछे से पूरी तरह से वो गाइड करेंगे, कोच उनके पास जबरदस्त है, तो वो जो है एक ऐसी भूमिका में हो सकते हैं। बिल्कुल। और मोहन, आप कैसे देख रहे हैं कल के मैच को लेके? क्या पॉइंट्स को लेकर के आप आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम आंकड़ों पर जाएंगे। फिलहाल आंकड़े जो बता रहे हैं वो मुंबई के पक्ष में है। 25 मैच हो चुके हैं दोनों के बीच में, बल्कि 27 मैच हो चुके हैं मुंबई और दिल्ली के बीच में। मैच जीत करके आगे है मुंबई और मात्र 12 मैच दिल्ली, यानी कि 27 मुकाबले। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो 0-3 से
पीछे है दिल्ली, यानी कि 3 मैच लगातार हार चुकी है दिल्ली मुंबई से। तो कुल मिलाकर आंकड़े मुंबई के पक्ष में। और बड़े मैचों की बात करें तो मुंबई हमेशा अच्छा करती रही है, तो निश्चित रूप से ये कहें कि मुंबई आंकड़ों के लिहाज से आगे। लेकिन T20 में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कौन बाजी मार ले जाए। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली जो पहली बार फाइनल खेल रही है, लेकिन हाँ ये कहना पड़ेगा कि 13 साल में पहली बार कोई टीम आई है फाइनल में, तो निश्चित रूप से हौसले बुलंद है। ये हौसला कितना काम आएगा वो हमें पता चलेगा मंगलवार को। विश्वमोहन जी की यही अदा भा जाती है मुझे कि एकदम एक तरफा हो के लास्ट में बैलेंस कर देते हैं एक लाइन बोल के कि T20 में कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई पुराने प्रिंट के पत्रकार हैं भैया, पुराने, तो उनके पास एक हुनर है जो हम सबके पास नहीं है, अपनी बात को कहने का एक कूटनीतिक तरीका सलीका होता है, वो उनके पास है, तो वो जानते हैं। लेकिन केशव विश्वमोहन जी की व्यक्तित्व के ठीक उलट है, जो अपन मतलब मन के उद्गार को उसी तरह से सामने रख देते हैं बिना कोई फिल्टर लगाए, ईंट से ईंट बजा देते हैं, ईंट से ईंट बजा के एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि वो उनके हिसाब से KKR अभी प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी लेकिन ठीक है। मैं कह रहा था कि केशव जी की इतनी खिंचाई ना करें आप लोग। दुर्भाग्य था KKR का कि 14 पॉइंट हासिल करने के बावजूद वो प्लेऑफ में नहीं है, और नेट रन रेट ने दगा किया। तो निश्चित रूप से KKR के लिए निराशाजनक, और ये दुर्भाग्य उनको बाहर ले गया। मुझे लग रहा है केशव यहाँ पे KKR के हारने से दुख कम वो मतलब उनको दुख ज्यादा हो रहा होगा कि RCB पहुंच गई थी प्लेऑफ में। और RCB के लिए तो सबसे बड़ी बात, हार कर भी वो प्लेऑफ में आ गई और उसके बाद भी उसका फायदा नहीं उठा पाई। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य किसका, RCB या कोहली जो कि अनमने ढंग से खेल रहे हैं। उनका दिमाग अब क्रिकेट पर शायद थोड़ा सा लग रहा है विचलित हुआ है, कहीं और ध्यान है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा RCB को। लेकिन ये दुर्भाग्य केशव का है केशव आपका कमेंट नहीं आ रहा है, भूलिए। हाँ, KKR थोड़ा सा है उसके साथ, मतलब विश्वमोहन जी ने जैसा कहा कि नेट रन रेट के आधार पर थोड़ा सा पिछड़ गई KKR। बीच में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी हुई थी। जिस तरह की क्रिकेट की उम्मीद KKR से की जा रही थी, जिस तरह के खिलाड़ी थे KKR के पास, उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाई उनकी जो बैटिंग थी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा रहा। लेकिन हम वापस आते हैं फाइनल मैच पे। फाइनल मैच जो होना है वो दिल्ली और मुंबई के बीच है। तो दिल्ली और मुंबई के बीच वैसे भी कई मुद्दे होते हैं जिन पे भिड़ंत होती रहती है सोशल मीडिया पे। मसलन अभी ठंड का मौसम है, तो मुंबई में भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहां ठंड पड़ने लगता है, ठीक है। और इस पर बहस शुरू हो जाएगी कि दिल्ली के लोग फिर बोलेंगे कि भाई यहाँ तो मतलब फिर 10 डिग्री और 8 डिग्री होता है, फिर इसको क्या कहा जाए। तो ठंड पे भिड़ते रहते हैं लोग। और राइवलरी मौसम के अराउंड है, वहां के लोग हाँ। कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या मौसम है, हमेशा बारिश होती है, तुम्हारा शहर बंद हो जाता है। फिर वो कहते हैं तुम्हारा यहाँ क्या स्थिति है, तुम्हारे यहाँ भी पानी भर जाता है, ठंड इतनी पड़ती है, पोल्यूशन इतना होता है दिल्ली में। तो वो राइवलरी कल दिखेगी, थोड़ी सी कल दिखेगी। वो फाइटिंग स्पिरिट जो है ना, जो बोलते हैं स्पिरिट ऑफ मुंबई, और वही दिखेगी कल, दोनों की फाइटिंग स्पिरिट। और मेरे ख्याल से दिल्ली की भी एक स्पिरिट है, वो भले ही थोड़ी संसदीय नहीं है, पर एक स्पिरिट तो है ही दिल्ली सही बात और है। उसका मतलब वो विराट कोहली है बेंगलुरु में, पर दिल्ली के रहने हैं, और दिल्ली ब्रांड एम्बेसडर है उसके, कुलदीप ब्रांड वो। एम्बेसडर वही है। अक्सर उनकी जुबान से वो स्पिरिट निकलती रहती है। आप बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं। ये ऐसी उपमाएं हैं। वैसे ये कमेंट्री के जरिए बड़े अच्छे बिंब निकल के आए हैं, जिनमें बातें कम्युनिकेट भी हो जाती हैं और कोई आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन कल के मैच को लेकर के वाकई मतलब एक मजा आएगा, क्योंकि जब ये IPL शुरू हुए थे तभी हम सभी मतलब ज्यादातर लोगों का प्रेडिक्शन ये था कि दो सबसे अच्छी टीमें इस बार खेल रही हैं, वो दिल्ली और मुंबई हैं। और पूरे इस सीजन में सफर तय किया है दोनों टीम्स ने, कुछ मैचेस हारे, कुछ जीते, कुछ टीम कॉम्पोजिशन में चीजें फिगर आउट की। आप देखें कि आखिरी मैच में दिल्ली में स्टाइनिस ओपनिंग करने आए और पृथ्वी शॉ से की फाइनली विदाई हुई। तो बहुत सारी चीजें होंगी देखने के लिए कि कौन किस पोजीशन पे क्या करता है, गेंदबाजी में क्या होता है। लेकिन उससे पहले अपन उस पर लौटेंगे, अभी अगला हाफ पूरा दिल्ली मुंबई पे ही बात करना है। उससे पहले बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की।
क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया भाई उनसे कि वो फाइनल में नहीं पहुंच सके, हार गए दिल्ली से? सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, उनको रिद्धिमान साहा की कमी बहुत खली है। दूसरा कि वार्नर का जो हर एक फील्ड पे रिएक्शन था, वो एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव भरा था, लेकिन खिलाड़ी उस पॉजिटिविटी को अच्छे से ले नहीं सके। एक चीज जो और उनके पक्ष में नहीं गया वो था विलियमसन का अचानक से एक बहुत बाहर जाती गेंद पे बल्ला लगा देना, जिसे वो कन्वर्ट नहीं कर सके। तो एक जो मैच में उम्मीद की आखिरी किरण बची थी केन विलियमसन, उसके आउट हो जाने के बाद हैदराबाद की टीम बिल्कुल वहां से बिखर गई, टूट गई। कुल मिलाकर ये कहिए ऋतुराज कि जो टीम 4 लगातार मुकाबले, चारों करो या मरो के, अब 5वां भी करो या मरो के, तो ये 5वां करो या मरो जब तक पहुंचे यहां तक, उनकी लय जो थी वो टूट चुकी थी उस टीम की। और सबसे बड़ी बात, उनके जो फॉर्म में खिलाड़ी चल रहे थे, रिद्धिमान साहा, वो बाहर रहे और उनकी जगह कोई अच्छा उपयोगी खिलाड़ी नहीं आया। श्रीवत्स गोस्वामी को लेकर आए विकेट कीपिंग के लिए, लेकिन बल्लेबाजी उनकी खुद से रही और इसका खामियाजा टीम ने भुगता और इस तरह से वो बाहर हो गई। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। बैटिंग तो खैर रही इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज, लेकिन जब आपको शुरुआत अच्छी नहीं मिलती है, बेशक ये बात बिल्कुल सच है कि डेविड वार्नर आपको हर मैच में हाफ सेंचुरी या सेंचुरी नहीं बना के देंगे, आपको और खिलाड़ियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन यही हुआ हैदराबाद के साथ कि अगर ओपनिंग स्टैंड उनके लिए अच्छा नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही कहा कि साहा नहीं है तो ओब्वियसली एक सेटबैक तो उनके लिए पहले से ही था, लेकिन उनका जो रिप्लेसमेंट था वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा क्या, अच्छा नहीं था। श्रीवत्स गोस्वामी को ओपन कराया, वहां नहीं चले, लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाया, किसके बाद, राशिद खान के बाद, तो वहां भी वो 0 पर आउट हुए फर्स्ट बॉल। तो जाहिर सी बात है कि बैटिंग उनके लिए बहुत बड़ी एक कमजोरी साबित हुई। अगर ओपनिंग अच्छी नहीं मिली थी, मिडिल ऑर्डर में भी देखिए स्टार्ट अच्छा मिल चुका था मनीष पांडे को, लेकिन वो वहां आउट हो गए। अगर मनीष पांडे थोड़ी देर और रुक जाते, क्योंकि हार का जो फासला था, जो हार और जीत के बीच फासला है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसे में केन विलियमसन का आउट हो जाना, जाहिर सी बात है इतना सेट हो गए थे वो, लेकिन जैसा बताया कि एक बाहर जाती गेंद पर बल्ला लगा और वो आउट हो गए। लेकिन मनीष पांडे को भी वहां पे रुकना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छा गेंद को हिट कर रहे थे, 14 गेंदों पे 21 रन बना चुके थे और वो आउट हो गए। तो जाहिर सी बात है एक तो वो, और दूसरी चीज जो शुरुआती जो पॉडकास्ट रहे हैं उसमें हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि हैदराबाद की टीम के अंदर ना, मिडिल ऑर्डर के अंदर टॉप, जब बेस्टो खेला करते थे, बेस्टो, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, इसके बाद कोई बहुत बड़ा नाम इधर नीचे नहीं है। तो वो चीज कल एकदम एक्सपोज हो गई हैदराबाद की। बेशक मनीष पांडे, केन विलियमसन मिडिल ऑर्डर के अंदर थे, लेकिन इसके बाद क्या, जब वो आउट हो गए इसके बाद कुछ नहीं बचा उनके पास। समद ने जरूर हाथ दिखाया थोड़ा, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। तो जरूर उनकी बैटिंग को ज्यादा दोष यहाँ पर देना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम उनकी बॉलिंग को क्रिटिसाइज करें। ठीक बात है। और दूसरी तरफ एक जो बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली की शुरुआत हुई थी स्टोइनिस और दूसरी तरफ शिखर धवन के माध्यम से, तो आपने देखा 3 रन पर खेल रहे थे स्टोइनिस और एक बहुत कहिए असंभव सा कैच था, लेकिन हाँ कैच लिया जाना चाहिए था। किसके द्वारा? जेसन होल्डर के द्वारा। अगर वो कैच हो गया रहता, और सबसे बड़ी बात है उस कैच के छूटने के बाद तस्वीर बदल गई और पूरी तरह से ऐसा लगा कि ये हैदराबाद की टीम को क्या हो गया है। तो वहां से सब कुछ पलट चुका था और वो खामियाजा और साथ में वो कैच छोड़ना, हमें लगा कि वहां से मैच ने तब्दीली एक तरह से दिखाई और बहुत ज्यादा रन बनते चले। ठीक बात है। ये क्या हो रहा मियाँ हैदराबाद को। तो हैदराबाद का है, साहा पे कुछ कह रहे थे? हाँ केशव। हाँ, साहा के बिना ना हैदराबाद की टीम बेसहारा हो गई थी, स्वाहा हो गई, स्वाहा। लेकिन बेंगलुरु चैलेंजर्स का क्या हुआ, विराट कोहली वाली टीम का? यार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर हम बात करें ना, तो फिर से वही बात आती है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का जो कॉम्पोजिशन था, बहुत एफर्ट्स डालने के बाद, बहुत कोशिशें, बहुत मंथन करने के बाद भी वो ऐसी टीम नहीं बना पाए जैसी टीम जो है आपको आईपीएल या कोई भी टूर्नामेंट में आपको मैचेस कंसिस्टेंटली जिता के देती है। वही डिपेंडेंसी कोहली और डिविलियर्स के ऊपर रही। हाँ बेशक एक फाइंड के तौर पर जरूर उभरे देवदत्त पडिक्कल, उन्होंने बहुत मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया,
लेकिन जब आंकड़े आप उठा करके देखेंगे जितने मैचेस बैंगलोर की टीम जीती है, तो उन तमाम मैचेस में या तो कोहली चले हैं, या डिविलियर्स चले हैं, या देवदत्त पड्डीकल चले हैं, या इनमें से कोई दो चला है और मैच जीता है। अब कोई एक ऐसा सिंगल मैच नहीं, एक मैच है जिसको कि सिराज ने अपनी बॉलिंग के दम पर केकेआर के खिलाफ जिताया था। इसके अलावा एक मैच आपको उदाहरण के लिए भी नहीं मिलेगा जहां पर ये 3 बैट्समैन न चले हों, किसी चौथे बैट्समैन ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मैच जिताया हो। इकबाल भाई, ये कुल मिलाकर आप ये कहिए, आपके कहने से ये लग रहा है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि विराट में वो आक्रामकता जो जिसकी पहचान है वो दिखी नहीं, बल्लेबाजी में भी नहीं, फील्ड पर भी नहीं, तो वो कुल मिलाकर दिखा नहीं कि विराट कहाँ है, कौन से विराट खेल रहे हैं, तो टीम को पता है कहाँ लेकर चले गए। शुरुआती विराट का अपना प्रदर्शन विश्वमोहन जी इतना बुरा तो नहीं रहा। वो जब उनको मौका लगा है उन्होंने अर्धशतक बनाए हैं, नंबर्स किए हैं, रन बना के दिए हैं। मतलब क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ ज्यादा, मतलब एक कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। हाँ, शुरुआती हम 10 मैच की बात करें, 7 मैच जीते, उनके हिस्से 7 मैच आए थे और वहां कहा जाने लगा था कि विराट इस बार कुछ कर दिखाएंगे, 3 बार फाइनल खेल चुके हैं, इस बार शायद ट्रॉफी लेकर चले जाए। लेकिन अंतिम 5 मैचों में क्या हुआ, विराट का क्या प्रदर्शन रहा, इकबाल भाई आप इस पर गौर करिए। जी देखिए, क्या है ना कि अगर आप अंतिम के मैचेस की बात करेंगे तो सिर्फ विराट कोहली ही क्यों, हाँ एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज्यादा बनती है। आप उनको इस एंगल से क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप लीडर थे, आपको अन्य खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा इनिशिएटिव या ज्यादा अच्छा एफर्ट दिखाना चाहिए था। इस बात से मैं अग्री करूंगा। लेकिन देखिए ना कि आखिर के मैचेस जो वो हारे, उसमें तमाम टीम जो है एफर्ट, तमाम टीमों का जो, तमाम खिलाड़ियों का जो एफर्ट था वो कोई खास नहीं था। एलिमिनेटर मुकाबला था, एलिमिनेटर मुकाबला था, यानी कि आप हारे तो बाहर, वहां आपने प्रयोग कर दिया, खुद को ले आए ओपन करने के लिए। बट मैं इसको एक पॉजिटिव मूव मानता हूं विश्वमोहन भाई कि विराट कोहली ओपन करने के लिए चले आए। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जब विराट अच्छा नहीं करते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं कि इनिशिएटिव कहां है, वो फायर कहां है, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहां है। तो उस दिन उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किया। ये अनफॉर्चुनेटली हुआ कि वो आउट हो गए जल्दी। वो भी एक गेंद ऐसी थी जिसको कि लीव किया जा सकता था, बट जो होल्डर की एक एक्स्ट्रा हाइट होती है, एक्स्ट्रा बाउंस होती है गेंद, उसके वजह से जो है वो लीव नहीं कर पाए और थोड़ा सा बाहरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। तो ये उनका एक थोड़ा सा दुर्भाग्य था। लेकिन मुझे लगता है कि ये मूव विराट कोहली का पर्सनली मैं जो मानता हूं बहुत अच्छा था कि एक करो या मरो का मुकाबला था। वहां पर हेड ऑन खुद एकदम अपने ऊपर वो सारी चीजें लेना चाहते थे, ओपन किया उन्होंने। अगर वहीं चल जाते विराट कोहली तो हम सब बैठ करके यहाँ तारीफ कर रहे होते कि वाह क्या मूव था, कप्तान ने कप्तानी पारी दिखाई या कप्तानी वाला फैसला लिया। लेकिन उनको देखकर ऐसा कभी नहीं लगा इस बार कि विराट इस बार कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक लगता था मैदान में कि विराट की उपस्थिति जाहिर होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा। इस पे भी क्या होता है ना, देखिए मुझे आप कहेंगे कि शायद आप विराट कोहली को डिफेंड करने के लिए, आप दोनों के टॉक्स का मजाक कुलदीप जी ऐसे ही ले रहे हैं जैसे टीवी पे एंकर चुप हो जाते हैं। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, मुझे मेरा ये मानना है, देखिए विराट कोहली को लेकर के वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक उत्तेजना उनके अंदर दिखाई देती थी फील्ड के अंदर, जो बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत वोकल रहते थे, वो सारी चीजें इस बार मिसिंग थी। बट हम भी ना कई बार थोड़ा अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि जब वो बोले तो हमें लगता है कि यार इतने साल से अब भारत की कप्तानी कर रहे हो, अब तो थोड़ी सभ्यता ले आओ अपने अंदर, कुछ ऐसी हरकत करे। इकबाल भाई, एक जो बात सामने आ रही है, विराट अब अकेले रहे नहीं, अब परिवार की बातें भी सोचने लगे होंगे। जी 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 जी। तो अब मैच्योरिटी थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में वो कामनेस लेकर के आने का प्रयास है कि वो चीज जो उनके चेहरे पे विजिबल होता था, वो इमोशंस जो कि उनके चेहरे पे दिख जाता था, शायद वो अब उसको कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा छुपाने दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी एफर्ट नहीं डालेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहे विराट के बारे में तो अब उदारता वाली बात, उदार विराट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एग्जैक्टली मैं यहीं पे आ रहा था विश्वमोहन भाई कि दोस्ती यारी अब विराट कोहली को परे रखना होगा और उनको अगर वो ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो भैया ये जो भाई भतीजेवाद और दोस्ती यारी वाली बात है उससे दूर हट करके एक टीम बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप किस टीम के साथ जीत सकते हैं आईपीएल। एक छोटी सी बात, एक जो अभी आज का डेवलपमेंट है उसमें देखिए कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रही है और विराट वहां पर उस सीरीज में शुरुआत में तो खेलेंगे, लेकिन पहला टेस्ट एडिलेड में, वो भी पिंक टेस्ट, वो खेलने के बाद वापस भारत आ जाएंगे, तो भारतीय टीम को वहां भी एक
परिवर्तन और वहां भी सारी चीजें और भारत को क्या उसका घाटा होगा, ये अभी से सोचना पड़ेगा। अच्छा कुलदीप, एक चीज ये है कि मुझे लगता है कि ये चयनकर्ता भी कर क्या रहे हैं। मतलब आपने टीम अनाउंस कर दी, क्या आपको ये मालूम नहीं था कि अनुष्का बेबी डिलीवर करने वाली हैं इतने वक्त बाद? तो आपने टीम अनाउंस कर दी, कोहली को सारे मैच में कप्तान बना दिया, उनको रख लिया। अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया? आपने रोहित शर्मा को लेकर आए, 2 दिन के अंदर उन्होंने फिटनेस भी पास कर लिया। आपने वरुण चक्रवर्ती, आई फील बैड फॉर हिम, कि कितना बुरा लग रहा होगा। एक बार आप टीम में सेलेक्ट हैं, पता चला इसके बाद आप नहीं हैं टीम में। टी नटराजन उनकी जगह पर लिए गए। तो थोड़ा सा चयनकर्ताओं का भी जो रोल है ना, वो क्रिटिसिज्म लेने के दिशा में आपको नजर आता है। जरूर करना चाहिए मुझे तो लगता है क्रिटिसिज्म एक बार पे। और कि रोहित शर्मा का गुस्सा काम आया है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी इंजरी के बीच आराम लिया और फिर से अचानक से टीम सिलेक्शन के बाद अगले मैच में दिखाई दिए, नेट में प्रैक्टिस करते दिखाई दिए, तो उन्होंने एक तरीके से टीम मैनेजमेंट को संदेश भेजा कि भैया जल्दी कुछ कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, हम थोड़ा सा हट करके देखें तो क्या आप मान सकते हैं कि आईपीएल में लगातार खेल, इतने सारे खेल, खिलाड़ी अपना पूरा 100%, 200% दे रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं, और उसके बाद इस तरह से तब्दीलियां हो रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमें कितनी क्षति उठानी पड़ेगी। ये बात भी है, एक पॉइंट है जिसपे चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। और ये तो बात हो गई सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी की। जो अगला हिस्सा है हमारी बातचीत का, उसमें पहले शुरू करेंगे कि टेक अवेज क्या रहे इस आईपीएल के सीजन के, और कौन से खिलाड़ी हमें मिले इस सीजन से, और उसके बाद फिर दोबारा दिल्ली और मुंबई के मैच के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद तुरंत लौट रहे हैं। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं आईपीएल की टें का आखिरी एपिसोड, क्योंकि आईपीएल खत्म, फाइनल होने वाला है मुंबई और दिल्ली के बीच। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस आईपीएल के सीजन के टेक अवेज क्या हैं। कल के मैच पे भी बात करेंगे अभी, पर अभी थोड़ा ये समझना चाहते हैं, कपिल देव बहुत देर से नहीं बोले हैं, केशव नहीं बोले हैं, और आप लोगों से कि आपके लिए इस आईपीएल सीजन के टेक अवेज क्या थे। मतलब आईपीएल को मनोरंजन के लिए हम सभी देखते हैं, पर एक उसमें निहित अर्थ ये भी होता है, एक रुचि ये भी होती है कि किसी एक प्लेयर को ग्रूम होते हुए देखना, उसको आगे बढ़ते हुए देखना, या उसमें संभावनाएं तलाशना, या अंडरडॉग को परफॉर्म करते हुए देखने का जो सुख है। तो उस नजरिए से इस सीजन में आपके लिए कौन से जो बड़े पॉइंट्स थे वो आप मेंशन करना चाहें। कपिल और केशव, पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर बाकी लोगों से। मेरे लिए जो टेक अवे रहेगा इस आईपीएल का, जो अंडर 19 प्लेयर जिस तरह से खेले हैं इसमें, इस वाले आईपीएल में, प्रियम गर्ग थे और त्यागी जो हमारे फास्ट बॉलर थे, तो वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो अंडर 19 के प्लेयर हैं तो वो जिस तरह से निकल के आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हेड टू हेड ऑन वो बैंटर कर लेते हैं, पूरे अपना चैलेंज लेते हैं और डिलीवर कर रहे हैं। तो मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि राहुल द्रविड़ सही में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट को खोज के लेके आ रहे हैं और जो एक्चुअली आगे परफॉर्म कर रहे हैं। सही बात है। रवि बिश्नोई और अंकित त्यागी मतलब वाकई काबिले तारीफ। विश्वमोहन जी। हाँ, ये अंडर 19 के जितने भी खिलाड़ी हैं, मौका मिला। और आपको बता दें 2018 बल्कि अंडर 19 वर्ल्ड कप से करीब यहाँ पर 9 से 10 खिलाड़ी खेल रहे थे और उसमें कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने, शिवम मावी की बात ले लें या नागरकोटी की बात कर लें, तो इन दोनों ने प्रभावित किया निश्चित रूप से। संदीप शर्मा भी अंडर 19 के बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी अंडर 19 बैकग्राउंड से आए हुए हैं। उन्होंने भी बढ़िया गेंदबाजी की। हाँ केशव। हाँ, मैं कह रहा था कार्तिक त्यागी एक मतलब मुझे इम्प्रेस किया है उन्होंने। बेशक उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं इस बार, लेकिन मुझे कार्तिक त्यागी में थोड़े थोड़े श्रीशांत नजर आते हैं और अगर उनको ठीक से ग्रूम किया गया तो वो अच्छे बॉलर बन सकते हैं। संभावना उनमें है अच्छे बॉलर बनने की। और आपने रवि बिश्नोई का जिक्र किया, बेशक उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और कुंबले का सानिध्य मिला तो इससे बेहतर क्या हो सकता था उनके लिए। और जो कुछ एक खिलाड़ी थे जैसे
शुभमन गिल थे, उन्होंने हम्म। कोलकाता की ओर से सर्वाधिक रन बनाए। कुछ अंडरडॉग्स की बात करें तो राहुल तेवतिया ने भी निखर कर सामने आए और काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए। उन्होंने कुछ मैच भी जिताए अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत। तो ओवरऑल आईपीएल अगर भारतीय खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से देखें तो काफी संतोषप्रद रहा। कुछ खिलाड़ियों ने निराश भी किया, जिसमें ऋषभ पंत अग्रगण्य है। उनसे काफी उम्मीद थी कि विस्फोटक बल्लेबाज हैं, उनको ये फॉर्मेट मतलब उनके लिए फिट बैठता है, लेकिन वैसा कुछ आया नहीं उनके बल्ले से। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, कुछ खिलाड़ी चलते हैं, कुछ खिलाड़ी नहीं चलते हैं। तो मिला जुलाकर कुल मिलाकर मुझे अच्छा लगा। वो पडिक्कल भी थे। सत पडिक्कल, पहले ही एपिसोड में हाँ, हमने उनके बारे में खूब बात की थी और बढ़िया खूब खेले, बातें अंत की तक थी। बढ़िया खेले। हाँ। इसके अलावा और इकबाल भाई, कोई खिलाड़ी छूट गया हो जो इस बार के टेक अवेज में से हमें हमें मिला के इस आईपीएल ने हमें दिया, भले ही पहले से हमारी नजर में रहा हो, पर इस आईपीएल में उसका एक अलग रंग दिखाओ। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जूनियर खिलाड़ी नहीं है वो, सीनियर खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, लेकिन रिद्धिमान साहा जिस तरीके से इस आईपीएल में नजर आए आखिर के समय में, ऐसा लगा कि T20 में ओपनिंग में उनकी मतलब अनंत संभावनाएं हैं उनकी बल्लेबाजी में। बिल्कुल सही बात है। रिद्धिमान साहा ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है वो सभी को काफी अच्छा लगा देख करके। बट वही है कि उन जैसा खिलाड़ी जो है वो आपको ओपनिंग में ही मतलब कि रन करके देगा। अगर आप उनको जितना नीचे लेकर के चलते चले जाएंगे तो वो उनकी जो उपयोगिता है वो बिल्कुल जीरो की तरह ही मान के चलिए आप रहेगी। बहुत ज्यादा वो उस तरह का रोल नहीं प्ले कर सकते जो एक फिनिशर को प्ले करना होता है। बाकी एक खिलाड़ी जो मुंबई इंडियन के हैं, ईशान किशन, उनके लिए भी ये सीजन बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। इसके अलावा ये देखिए ईशान किशन का कि मतलब पिछले आईपीएल्स देखे हैं उनके, तो इस बार एक तो फिटनेस उनकी थोड़ी कमाल दिखी। आप देखिए उन्होंने काम किया है अपने शरीर पर, और बिल्कुल यूं बाजुओं में दम उनका दिखने लगा है ना, थोड़ा सा उन्होंने अपनी फिटनेस पे काफी काम किया है, और उसकी वजह से भी एक उनके बल्लेबाजी में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस दिखता है। और वो मतलब वो वाकई मतलब मैं उनको देखता हूँ जो वे नौजवान जो आने वाले 2-3 साल में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे, उनमें शुभमन गिल ऑफ कोर्स पहला नाम होते हैं नई पीढ़ी में, लेकिन उसमें उसमें ईशान किशन को जरूर शामिल मैं करता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को देखिए, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त, ये अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जिनको कि अभी तक इंडिया के लिए कॉल नहीं आया है कि आप इंडिया के लिए खेलेंगे या खेलने का मौका मिलेगा। ये वो प्लेयर्स हैं, तो इन प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव के लिए अब वो समय दूर नहीं है जब वो इंडिया के लिए खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, खास करके T20 क्रिकेट में। वनडे और टेस्ट मैचेस के लिए अभी इतना ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ T20 में तो ये खिलाड़ी बिल्कुल पका पकाया है, बिल्कुल तैयार है ये खिलाड़ी। इनको मौके देने की जरूरत है, क्योंकि देखेंगे जब आप एक खिलाड़ी को टेस्ट करते हैं तो इस पैमाने पर सिर्फ टेस्ट नहीं करते कि उन्होंने रन बना दिए, किन किन गेंदबाजों को खेल करके उन्होंने रन बनाए हैं, किस तरह की सिचुएशन में टीम थी और उन्होंने रन बनाए हैं। तो इन दोनों ही जो पैमाने हैं, उन दोनों ही पैमानों में मुझे लगता है कि बहुत अपने आप को सही साबित किया है सूर्य कुमार यादव ने। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स को खेले हैं, विपरीत कंडीशंस में जहां पर टीम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, वहां भी आकर के उन्होंने रन बनाए हैं। कंडीशंस जो होते हैं उसको जरूर आप कहेंगे कि फ्लैट या नीचे जो गेंदें रहती हैं यूएई में, वहां के पिचेस पर रन बनाए हैं, बाहर क्या होगा नहीं होगा। बट ज्यादातर प्लेयर्स तो ऐसे ही कंडीशंस में खेल करके अपना टेस्ट देते हैं, ऑडिशन देते हैं इंडियन टीम के दावेदारी के लिए। तो ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है किस हर लिहाज पोजीशन से। पे खिलवा रहे हैं उनको? आप कह रहे हैं T20 में खेलना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम जी के लिए, क्या पोजीशन सोच रहे हैं उनके लिए? देखिए, अगर वही बात है कि ये भी टॉप ऑर्डर प्लेयर है तो आप कहीं आपको टॉप में ही जगह ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि ये मुश्किल काम है, क्योंकि ओपनिंग में आपके पास 2 सेट बल्लेबाज हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली आते हैं, उधर राहुल भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुश्किल तो है, बट एक बार टीम में आपको ट्राई तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और कहीं टॉप में ही, जैसे कि विराट नहीं होंगे अभी, शायद विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अगर वो किसी दौरे में नहीं होते हैं या रोहित नहीं होते हैं, तो उन कंडीशंस में मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए सूर्य कुमार यादव को। इकबाल, मैं चाहूंगा ना कि सूर्य कुमार यादव ना उस टूर्नामेंट में खेलें जहां विराट कोहली ना हो, क्योंकि वो विराट कोहली का जो उनका रिएक्शन था ना, मुझे लगता है विराट कोहली बहुत अधिक पचा पाएंगे उसे। वो एक काफी बात वायरल और हुई मानता थी, हूं सूर्य मुझे कुमार मालूम यादव नहीं की, उसमें उस नोक झोंक में हुआ क्या था, लेकिन वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, विराट कोहली उनके बगल से गुजरते हैं और
उनको गुस्से में देखते हैं। मुझे मालूम नहीं उन्होंने कुछ कहा था या नहीं कहा था, उसको लेके बड़ी बातें हुई थी। और उस पे जो रिएक्शन था सूर्य कुमार यादव का, तो उसमें बिल्कुल दो फाड़ हो गई थी कि हाँ, हम गलती लोगों ने किसकी बात थी। भी करी थी, हमने बात भी करी थी अपने उस पॉडकास्ट के उसी अंदर। पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में कुलदीप गली क्रिकेट खेलने चले गए थे हम लोगों को छोड़कर। हाँ, और तो मैं आज इसी में इकबाल, आज चर्चा करने के लिए एक वक्त आज मिला है टी नटराजन के बारे में, ठीक है। हाँ। और आज ही के दिन उनका चयन भी हो गया भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा मौका उनके लिए। वरुण चक्रवर्ती बाहर हुए हैं, कंधे की चोट की वजह से टी नटराजन मैदान पर उतरेंगे, शायद मौका मिल जाए प्लेइंग 11 में। और इस आईपीएल में सबसे ज्यादा उनके पीछे जो खिलाड़ी हैं आधे से भी कम है उनके, और इन्होंने 65 से अधिक यॉर्कर फेंके पूरे आईपीएल में, एक बहुत बड़ी बात। और इस फैक्ट ने उन्हें भारतीय टीम में स्थान दिलाया है। क्या नहीं, बात है। यॉर्कर तो काफी नटराजन, जबरदस्त हाँ। फेंकते हैं वो। हम लोग बात भी कर रहे थे कि उनकी जो यॉर्कर है काफी सटीक है, और उन्होंने दिखाया भी है इस आईपीएल के अंदर कि वो कितनी कंसिस्टेंसी के साथ यॉर्कर डाल सकते हैं, एट विल यॉर्कर डाल सकते हैं। इस तरह के खिलाड़ी की हमें आवश्यकता भी थी। चलिए, अच्छा है कि एक खिलाड़ी और आया है जो यॉर्कर फेंक सकता है जसप्रीत और बुमराह के सबसे बाद। बड़ी बात है कुलदीप जी, हम लोगों ने पहले पॉडकास्ट में शायद बात की थी, कहा था कि लग रहा था कि ये खिलाड़ी वसीम अकरम तो नहीं यूएई में खेल रहा है, उस तरह से गेंदबाजी और यॉर्कर और बल्लेबाजों को छकाना, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। 16 विकेट उन्होंने जब हम लिए लोगों ने वो हैं। नए खिलाड़ियों पे बात की थी कि इस आईपीएल में किन किन कौन से नए नए खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, तो उसमें में इनका नाम नटराजन बहुत भी ऊपर। थे, बिल्कुल। और 16 विकेट उन्होंने लिए हैं, वो टॉप 10, मतलब ये भी ना भूलें कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस आईपीएल सीजन के जो टॉप 10 गेंदबाज हैं उसमें 10वें नंबर पर टी नटराजन है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय टीम में पिछले कुछ दिनों से आप लोग देखें कि राइट आर्म पेसर्स का बोलबाला हो गया है और अधिकता हो गई है। जितने पेसर्स जो बेंच पे बैठे हैं वो भी राइट आर्म पेसर्स ही हैं। लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद को लाने की कोशिश हुई थी, वो प्रयोग बहुत कामयाब हुआ नहीं। ऐसे में एक प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म सीमर का मिलना हमें एक काफी उम्मीदें जगाने वाला है, काफी पॉजिटिव बात है। और ये खिलाड़ी पूरी तरह से परिपक्व है, 29 साल का है और चीजों को समझता है। और सबसे बड़ी बात इस आईपीएल में उनको दोहरी खुशी ये मिली कि वो पिता बन चुके हैं। जी 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 जी। वाह। लेफ्ट आर्म सीमर की बात हो रही है तो मेरे मन में एक नाम आ रहा है, वो बताएं विश्व मोहन जी और इकबाल भाई बताएं कि कहाँ है वो बॉलर। बरिंदर सरान एक बॉलर आए थे बीच में। हाँ, पंजाब का वो खिलाड़ी जहीर खान से तुलना हो गई थी भाई उनकी। हाँ, और शुरुआत में जब मौके मिले भारतीय टीम में तो बेहतरीन प्रदर्शन करके भी दिखाया। एक और मैच चोटिल मोहाली हुए। में ही खेले थे। एक और नाम आ रहा है जिसको बहुत बड़ा पैकेज मिला था, और उनका उनादकट। नाम जयदेव उनादकट है। इस आईपीएल में वो क्या किए? उनादकट। भाई उनादकट के लिए मैं हर सीजन यही सोचता हूं कि आखिर ऐसा क्या है इस खिलाड़ी के अंदर। या वसीम अकरम ने जो उनकी तारीफ कर दी थी जब वो केकेआर के लिए खेलते थे, इसके बाद से हर फ्रेंचाइजी जो है उनके पीछे जो है भागता रहा कि मुझे उनादकट तो चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। राजस्थान रॉयल्स हमेशा उनको रिटेन करने के पक्ष में रहा जब से कोलकाता से इधर आए। मुझे नहीं लगता यार कि अभी तक मुझे तो नहीं समझ आया कि इस खिलाड़ी को इतना ज्यादा पैसे दे करके खरीदने के पीछे लॉजिक क्या रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा। देखिए, खिलाड़ी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा करने की कोशिश भी करता है। मार्केटिंग उसकी शुरू में वसीम अकरम ने बहुत शानदार कर दी, और इस खिलाड़ी ने विदेश में रह करके शुरुआती दिनों के क्रिकेट खेले, यहाँ पर मौका मिला प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलने का, यहाँ भी अच्छा किया। लेकिन किस्मत भी एक चीज होती है, शायद वहां पर ये खिलाड़ी कच्चा खा गया। उनादकट की बात हो रही है ना, तो मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। उनका डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा रहा था, और उनकी कप्तानी में सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया और जीता भी था। और उनादकट ने 21 साल पुराना एक रिकॉर्ड भी इसमें ब्रेक किया था। उन्होंने 2019-20 वाले सीजन में 65 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज बने थे एक सीजन में। हाँ बिल्कुल, कई रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन उनके साथ है। लेकिन अभी जिन परिस्थितियों में इकबाल भाई ने बात की है, यहाँ देखने को कुछ नहीं मिला, उनके खाते में वो सारी चीजें नहीं है। बिल्कुल, और सिर्फ इस सीजन की ही बात नहीं है, आप पिछले सीजन्स की भी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रही है जयदेव उनादकट की। जिस तरह के पैसे उनको मिलते हैं, जिस तरह का अमाउंट उनको दिया जाता है, देखिए बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट दे करके बेन स्टोक्स को, पैट कमिंस को खरीदा गया, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया अपने उस अमाउंट को
लेकिन जो उनादकट हैं वो शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी कारण हो। और मुझे लगता है कि अगले सीजन में इसका प्रभाव जो है काफी ज्यादा पड़ेगा शायद उनके इकबाल भाई, एक बात दिमाग में आ रही है, क्या वो दिन आएगा कि जब खिलाड़ियों को इतना बड़ा अमाउंट दिया जाता है पहले ही खरीद करके, तो ऐसा कहीं तो नहीं हो कभी कि भाई परफॉर्म करो मैदान में, विकेट इतने लोगे इतना मिलेगा, कैच लोगे इतना मिलेगा, बल्लेबाजी करोगे इतना मिलेगा। अब यहाँ पे वो मीम लगाने का वो बंद कर रहा है कि जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। नहीं देखिए, ये कोई मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बैगेज रहता होगा। ठीक है, हर खिलाड़ी का अपना एक वो रहता है कि भाई ठीक है, जो फ्रेंचाइजी जिसको लगता है कि नहीं मेरी टीम के कॉम्बिनेशन के लिए, संतुलन के लिए ये खिलाड़ी अच्छा है, तो इसको चाहे किसी भी कीमत पर ले लो, तो ठीक है। बट ये कि एट द एंड आपको प्रदर्शन तो करना होता है। और पैट कमिंस ने आखिरकार वो दाग मिटाने की कोशिश की, विदेश मिटा दिया। केशव, मैं इसमें आपके साथ हूँ। विदेश के सबसे महंगे खिलाड़ी, और उन्होंने आखिरकार उस मैच में जहां उन्होंने 4 विकेट निकाले। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस तरह विश्व जी कह रहे हैं कि वो दिन कब आएगा, अगर वो इस सीजन में वाला टाइम होता तो धोनी को अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाते। ये नेगेटिव भी होना चाहिए, अगर तुम नहीं परफॉर्म करोगे तो तुम्हें इतने देने पड़ेंगे। मुझे एक नियम और लगता है कि आईपीएल में आना चाहिए कि आपको कम से कम सभी खिलाड़ियों को एक मैच में तो उतारना ही होगा। कई खिलाड़ियों ने ये तो मोनू कुमार के साथ हो गया, मोनू कुमार को तो धोनी ने जरूर उतार दिया। नहीं यार, एक चीज है, मोनू कुमार के लिए मुझे एक सबसे अच्छी बात, वो कैसा प्रदर्शन किया उन्होंने, नहीं किया उन्होंने, ये बात तो मुझे चलिए ठीक अपनी जगह पर है। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात लगी जब मोनू कुमार खेले थे, जो उनके कोच हैं, बॉलिंग कोच एरिक सिमंस, वो बात कर रहे थे ब्रॉडकास्टर से, किसी कमेंटेटर से, और उन्होंने पूछा कमेंटेटर ने कि नेक्स्ट बॉल क्या होने वाली है, तो उन्होंने कहा यॉर्कर, और वो यॉर्कर डाल दी उन्होंने। तो मतलब लगा कि वाह भाई, गेंदबाज और कोच के बीच में बड़ी अच्छी तालमेल है यार। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। ऋतुराज ने सही सवाल उठाया कि हाँ, खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, वो बाहर बैठा रहे, बेंच को गर्म करता रहे, ये ठीक नहीं। देखिए, खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, ये तय कौन करेगा? मैंने आपको खरीद लिया, इसके बाद मेरी मर्जी है, मेरे कोच की मर्जी है, कप्तान की मर्जी है, आप उस लायक हैं, मेरे कॉम्बिनेशन में आप सेट बैठते हैं तो खिलाऊंगा। अगर ये कि मेरी बाध्यता हो जाएगी कि नहीं भाई एक खिलाड़ी को खिलाना पड़ेगा, पता चला फाइनल में एक ऐसा खिलाड़ी बच गया जो कि किसी भी एंगल से टीम में सेट नहीं हो रहा, मैं उसको कहाँ खिलाऊंगा, जरा बता दीजिए, अगर ये बाध्यता हो जाए तो। वहीं तो दिमाग लगाना है। जैसे 4 खिलाड़ियों का है कि आप 4 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं, तो उसी तरीके से आपके अपने खिलाड़ियों को रोटेट करना होगा। एक आईपीएल ऋतुराज जी लॉन्च करेंगे, ललित मोदी के बाद जो अगला आईपीएल लॉन्च बड़ा होगा ऋतुराज जी करेंगे, और मेरा पूरा साथ होगा उनको। इनके मुझे भाई मेरा भी समर्थन रहेगा, क्योंकि क्या है ना, एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाएगा आईपीएल, तो ऐसे ही नियम आईपीएल को बचाएंगे। और उसमें नहीं, और ऋतुराज के इस आईपीएल में टीम के लिए काम और एक काम और बढ़ जाएगा। दिमाग इस तरफ भी लगाए रखना होगा कि भैया कौन खिलाड़ी बचा हुआ है, उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा। अरे बिल्कुल, हर खिलाड़ी को इसी बहाने मौका मिलेगा। आप देखिए कि एक टीम जो है वो 22 प्लेयर्स खरीदती है, और पूरे सीजन आप 1 साल 2 साल 3 साल के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, वो बेंच पे ही बैठा रह जाता है, वही 13-14 खिलाड़ी खेलते रहते। आप ये सोचिए, असल बात ये है, जैसे क्रिस गेल की बात, सही बात है, क्रिस गेल को कब जैसे बात हो रहा था ना, यूज करें, मान लें 16 मैच या एक टीम जो है पूरे आईपीएल में अगर फाइनल तक जाए, तो मान लें 20 मैच खेलती है या 30 मैच खेलती है, तो उसमें से एक खिलाड़ी अधिकतम 5 मैच खेल सकता है अगर ये नियम है। तो आप क्रिस गेल को लीग मैचेस में तो यूज नहीं करना चाहेंगे, आप प्ले ऑफ के लिए बचाना चाहेंगे, लेकिन आप प्ले ऑफ में पहुंचे ही नहीं, तो आपको बहुत तरीके से यस, तो फाइनल तक के लिए बचाना है आपको, फाइनल में आप बेस्ट स्ट्रेंथ उतारना चाहते हैं, तो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से एक आदमी को रजिस्टर पे पेन लेकर के बैठना होगा। वो एक अलग मजा होगा। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि हर प्लेयर 1 या 2 मैच अनिवार्य कर देना चाहिए कि अगर आपके प्लेयर फिट हैं, आप मैच टूर्नामेंट से पहले बताइए, और आपको हर प्लेयर को कम से कम 1 मैच या 2 मैच में मौका देना होगा। अब आप तय करिए कि आप किस मैच में, कौन से आसान मैच में आप किसको आजमाना चाहते हैं, और किसका 2 मैच कहाँ खपाना चाहते हैं।
जैसे हम अपना तेजस्वी वीकली यादव खपाते हैं कि हम कहाँ खपाएंगे। तेजस्वी यादव ऋतुराज जी की इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बेचारे बेंच पे बैठे रह गए थे। आईसीएल हाँ, कैप मिल लेकिन जाता भैया। एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि भले ही वो वहां पे बेंच पे बैठे रहे, लेकिन अब उनके सत्ता में गद्दी आने आने के वाली दिन है। आ रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या नतीजे रहते हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी साबित होते हैं, कई बार सही भी होते हैं। वो भी एक मजेदार चीज होगी देखने पर। आज तक रेडियो पे आपको इंटरेस्टिंग एनालिसिस और जो जमीन पे रिपोर्टर्स घूम के आए हैं उनकी बातें आप लगातार सुन पाएंगे। ये एक प्रमोशन मैंने बीच में डाल दिया। यहाँ से बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और दिल्ली और मुंबई एकदम आखिरी हिस्सा है ये हमारी बातचीत का। दिल्ली और मुंबई के बीच जो फाइनल होने जा रहा है अब से कुछ घंटों के बाद, उस पे थोड़ी बात करते हैं फिर से। उसको लेकर के आपके एनालिसिस क्या है? मतलब किस मोर्चे पर कौन कमजोर है, किस मोर्चे पर कौन भारी है? मैं ओपनिंग जोड़ी से बात शुरू करता हूँ। ओपनिंग के पर्सपेक्टिव से मुंबई की ओपनिंग बनाम दिल्ली की ओपनिंग, पहले ऐसे अगर बात करें बारी बारी से। शुरुआत मैं करता हूं। दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ी बहुत कमाल की है। हालांकि दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आप क्विंटन डिकॉक को देखिए, जिस तरह के बल्लेबाज हैं। अगर 7 से 8 ओवर खड़े रह गए तो समझिए कि वो एक पेस देते हैं गेम को, और बाद में उन्हें फिनिश करने के लिए पांड्या और पोलार्ड हैं इस टीम के पास। देखिए, ओपनिंग का जहां तक ताल्लुक है, दोनों की ओपनिंग एक जैसी है। एक इंडिया का ओपनर इधर है, एक इंडिया का ओपनर उधर है। रोहित शर्मा उधर है मुंबई में, इधर शिखर धवन है। क्विंटन डिकॉक जितने खतरनाक है उतने ही खतरनाक हो सकते हैं अगर वो स्टॉइनिस के साथ जाते हैं। तो ओपनिंग तो बिल्कुल एक जैसी मैं मानूंगा, इस लिहाज से भी कि रोहित शर्मा थोड़ा सा फॉर्म में नहीं दिखे हैं पिछले कुछ मैचेस में। जहां तक स्ट्राइक बॉलिंग की बात आती है तो स्ट्राइक बॉलिंग भी कमोबेश एक जैसी ही नजर आती है। उधर बुमराह और बोल्ट हैं, इधर रबाडा और नोकिया हैं, तो एक जैसी ही दोनों की स्थिति नजर आती है। बस एक चीज, अच्छा, स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली का जो स्पिन अटैक है वो कहीं बेहतर थोड़ा सा नजर आता है मुंबई की तुलना में। इनके पास रविचंद्रन अश्विन का अनुभव है और साथ ही साथ अक्षर पटेल जो कि बहुत ही कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते रहे हैं इस बार। वैसे ये बात है, अक्षर पटेल को जाने क्या हुआ है कि पिट नहीं रहे हैं एकदम। जी जी, बिल्कुल भी नहीं पिट रहे हैं और बीच बीच में विकेट भी निकाल के दे देते हैं। तो एक एडवांटेज यहां पर है। मुंबई के पास जो स्पिनर खेलते हैं, एक तो कृणाल पांड्या खेलते हैं और दूसरे जो हैं वो राहुल चहर खेलते हैं। तो ये दो स्पिनर्स हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में अपर हैंड जो है वो दिल्ली का रहेगा। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़ करके पीछे मुंबई की टीम आगे निकल जाती है अपने मिडिल ऑर्डर के दम पर। मिडिल ऑर्डर में उनके पास जो खिलाड़ी हैं वैसे खिलाड़ी शायद आपको दिल्ली में नहीं दिखेंगे जो कि सिंगल हैंडेडली मुकाबले को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जरूर यहां पर मुंबई का अपर हैंड है मिडिल ऑर्डर के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो फिर वही मैं कहूंगा कि दिल्ली के टॉप के 4 बल्लेबाज जो हैं उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलनी होगी, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ रन बनाना होगा और फिर अगर फिनिश कर पाए अच्छे से ऋषभ पंत और हेटमायर तो फिर बहुत कांटे का मुकाबला हो जाएगा और कहीं भी ये दिल्ली की टीम जो है पीछे नहीं नजर आएगी मुंबई की तुलना में। कुल मिलाकर मध्य क्रम में कप्तान श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, इन दोनों को वो पारी खेलनी पड़ेगी जिसके लिए वे जाने जाते हैं, उम्मीद की जाती है। और भारतीय टीम के ये खिलाड़ी हैं तो इनके पास जिम्मेदारी और इनको बखूबी निभाएं तभी दिल्ली एक बड़ा स्कोर कर सकती है या उसका पीछा कर सकती है। ठीक बात है। लेकिन एक एक्स फैक्टर, बल्कि 2 एक्स फैक्टर है मुंबई के साथ, मुझे बताइएगा। एक आपने देखा होगा, अब तो आप 3 भी कह सकते हैं। जो हिटिंग एबिलिटी की बात होती है आखिर में आकर के, कई बार को लगता है कि इस बार मुंबई 140 पे सिमट जाएगी या 150 पे सिमट जाएगी। आखिर के 3 ओवर और 4 ओवर में हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड या आप ईशान किशन भी ऐसी बल्लेबाजी कर जाते हैं कि आते ही वो 5 छक्के जो है लगा देते हैं अपनी छोटी सी पारी में, और 300 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट से खेलना है। ये एक एक्स फैक्टर है जो मुंबई को एक बड़ा एज देता है मेरी समझ से। दिल्ली में क्या इस तरह के कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप समझते हैं कि एकदम आखिरी के 4-5 ओवर में जो एक्सेलरेट कर सकते? देखिए, इसी तरह का कोई खिलाड़ी जो है, अगर पोलार्ड और पांड्या की आप बात करेंगे तो इस तरह का खिलाड़ी उनके पास नहीं है। एक खिलाड़ी जो उस भूमिका में आ सकता था वो है मार्कस स्टॉइनिस, जिनको कि अब आपने ओपनर बना दिया है।
तो इसीलिए मैं कुलदीप ये कह रहा हूं कि ऊपर के जो 4 बल्लेबाज हैं या 5 बल्लेबाज हैं, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर वो खेलेंगे, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, तो ये स्थिति नहीं आएगी कि अंत में आकर के बहुत तेज करना। हालांकि ऋषभ पंत वो काम कर सकते हैं, उनके पास हेटमायर भी हैं जो कि काम कर सकते हैं, जो फिनिश कर सकते हैं पारी को, लेकिन उनका नाम ही है, उनका नाम जी ही जी है मार। जी 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 जी। तो वही हिट और मार काट वो मचा सकते हैं वहां पर। लेकिन ये बात और है कि एक्स फैक्टर तो मुंबई के पास ही है। ये दो जो प्लेयर्स हैं एक जैसे ही हैं, पता नहीं पिछले जन्म के भाई हैं, रिश्तेदार हैं, नहीं मालूम, लेकिन ये दो खिलाड़ी मुंबई के लिए एक्स फैक्टर हैं। और इसकी तुलना में अगर आप कहेंगे कि ऐसा किरदार दिल्ली में कौन निभाएगा, तो नहीं है ऐसा किरदार निभाने वाला, लेकिन फिनिशर दिल्ली के पास भी हैं, बेशक इस अंदाज में ना हो। अक्षर पटेल ने भी कर दिखाया है, कुछ तगड़े शॉट्स लगा करके फिनिश किए हैं, तो शायद इस तरह के मौके आए। और वो मौका अगर, मेरा कहना है कि अगर दिल्ली एक छोटा सा बदलाव करे, अगर किसी एक बॉलर को बिठा के पृथ्वी शॉ को खिला ले और उसे नीचे उतारे, तो पृथ्वी शॉ नीचे आके लंबी हिट मार सकते हैं। मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगा यार, क्योंकि देखिए पृथ्वी शॉ तो एक तो ये है कि ओपनर हैं, वो मिडिल ऑर्डर में खेले नहीं हैं, आपने उनको आजमाया नहीं है। और ऊपर से ये है कि एक तो खुजली ऊपर से, क्या वो कहावत है यार, एक कुछ तो है ना, मतलब जो भी है खाज वाली हाँ, तो ये कि एक तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ऊपर से आपने जो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेला, अब तो ये कोड़ में खाज है, कोड़ में खाज, वही वाली बात है, कोड़ में खाज। तो एक तो वो आउट ऑफ फॉर्म है, मान के चलिए कि नीचे पृथ्वी शॉ को दोबारा मैदान पर आप देखेंगे नहीं, अब खत्म हो चुका, उनको बहुत मौके मिल चुके। सुनील गावस्कर से दिग्गज कमेंटेटर ने उनकी खूबी क्या है, खामी क्या है, और खामी पर ज्यादा जोर डाल करके उनको इस तरह से एक तरह से तकनीक मुझे अब भी लगता है कि जिस तरीके से मुंबई ने पिछले मैच में दिल्ली को धोया था, क्वालिफायर 1 में धोया था, दिल्ली इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएगी और वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर उतरेगी। दिल्ली, मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके उतरना चाहिए दिल्ली को, जिस तरह से वो मार्क खाए हैं। देखिए एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, हिटर्स की बात हो रही है, पावर हिटर्स की बात हो रही है, लेकिन हम श्रेयस अय्यर को भूल रहे हैं। श्रेयस अय्यर जिस दिन अपने फॉर्म में होते हैं तो बहुत एफर्टलेसली छक्के मारते हैं। आपको याद होगा केकेआर के खिलाफ एक मैच में उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 88 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। बिल्कुल, तो हम लोग श्रेयस अय्यर भले ही स्टार्ट को अपने बड़े स्कोर में तब्दील न कर पाए हो अब तक, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि हो सकता है फाइनल के दिन उन्होंने अपनी एक स्पेशल पारी बचा रखी हो। इकबाल भाई, आपने ही कह दिया था कि मैदान से बाहर दिल्ली के राम पोंटिंग बैठे हुए हैं, तो पता नहीं कब क्या रणनीति अख्तियार कर लें। बिल्कुल। और नहीं, देखिए जहां तक श्रेयस अय्यर की हम बात कर रहे हैं, देखिए पांड्या पोलार्ड की वाली श्रेणी में इसलिए भी मैंने नहीं रखा श्रेयस अय्यर को, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, पांड्या पोलार्ड नीचे आते हैं इसलिए, वरना और यही बात है कि दम है दिल्ली के टॉप ऑर्डर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी अगर वो ले लें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, तो फिर वो वाला जो एक एक्स फैक्टर मुंबई के पास है वो डेंट नहीं करेगा ज्यादा दिल्ली की टीम को। और जहां तक आप रितु कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को लेकर के आना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को लाएंगे किसको? आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। ललित यादव एक खिलाड़ी हैं जिनको कि आपने ट्राई नहीं किया, जिनको टेस्ट नहीं किया है, इतने बड़े फाइनल मुकाबले में आप इतना बड़ा जोखिम लेना नहीं चाहेंगे। नंबर 2, पृथ्वी शॉ को आप नीचे खिलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पिछले मैच में अच्छा एक पार्टनरशिप करके दिया धवन और स्टॉइनिस ने, तो आप उससे शायद छेड़छाड़ करना नहीं चाहेंगे। और रिकी पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी कोच अगर वहां पर है, तो शायद वो बहुत ज्यादा इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की तरफ नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो मैच है मंगलवार का, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उस मैच में क्या रणनीति पहले से चली आ रही थी, उसी रणनीति को आगे कायम करें खिलाड़ी, लय को बरकरार रखें और फिर तगड़ी एक तरह से प्रतिद्वंदिता वहां पर दिखाएं। अच्छा कुलदीप, एक चेंज जो मुझे लगता है कि हो सकता है, वो प्रवीण दुबे जो कि स्पिन गेंदबाज हैं, उनकी जगह पर हो सकता है, अगर कंडीशन सूटेबल हो दुबई में, तो उनकी जगह पर हर्षल पटेल को लाया जा सकता है, जो कि एक मीडियम पेस गेंदबाज है, जिनको कि गति में परिवर्तन करना भी बहुत अच्छे ढंग से आता है और काफी किफायती गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं वो। तो वो एक एडिशन हो सकता है दिल्ली की टीम में, वरना बहुत ज्यादा कोई चेंजेस की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। आपने धीमी गति के तेज गेंदबाज की बात की तो मुझे मोहित शर्मा भी याद आ रहे हैं, वो भी है हाँ मोहित शर्मा भी है, बट क्योंकि हर्षल के पास जो है
थोड़ी बैटिंग की भी एबिलिटी है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो ओपन भी करते रहे हैं हरियाणा के लिए। तो एक थोड़ा सा एडवांटेज उनके साथ जाता है, इसलिए भी मैंने हर्षल पटेल का नाम लिया। इकबाल और भाई ये उसी टीम केशव को ने जो खेलने ये लाइन दीजिए। बोली है कि आपने धीमी गति के तेज गेंदबाज का जिक्र किया, ये बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला है। नहीं, ये एक्चुअली सौरभ वो सौरभ मध्यम गांगुली गति के के बाद तेज गेंदबाज होते मध्यम हैं। गति के, मध्यम सौ- गति के हाँ, तेज गेंदबाज। वो लेकिन उससे भी अब कुछ नहीं, नीचे ये के आ गए हैं। आखिरी धीमी गति का तेज गेंदबाज सौरव गांगुली थे। जी जी जी, नहीं नहीं, इस इतने भी कम नहीं है वो, 130 आराम आपने से वो फेंक सकते हैं। इकबाल भाई शायद आपने देखी होगी मोहिंद्र अमरनाथ की गेंदबाजी। जी 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 जी। आपने सौरभ गांगुली की बात की, बचपन में हम लोग कार्ड खेलते थे, 5 पे 16 उनका बेस्ट था, वो कार्ड आ गया तो समझ लीजिए आप जीत गए। सही बात है। 1983 वर्ल्ड कप के हीरो, मैन ऑफ द मैच फाइनल के मोहिंद्र अमरनाथ की गेंदबाजी काफी धीमी गति से लेकिन चौंकाने वाली और असरदार होती थी, और वो भी मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। देखिए, एक जो धीमी गति के तेज गेंदबाज होते हैं ना, एक तेज गति के स्पिन गेंदबाज होते हैं। उदाहरण के लिए शाहिद शाहिद टाइप। अफरीदी हो गए, मर्लन सैमुअल्स हो गए, ये सब थे तेज गति सही के बात स्पिन है। गेंदबाज। मैं आजकल ये पॉल काम जो एडम्स है को बड़ा बीच मिस बीच में करता हूँ। आजकल वो भी ये काम करने लग गए हैं, न्यूजीलैंड के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो चेन्नई में थे इस बार, सैंटनर, हाँ। सैंटनर, हाँ, बीच बीच में वो भी काफी तेज डाल देते हैं एक आधा गेंदे, तो काफी इफेक्टिव भी होती है हालांकि ये गेंद वैसे। हाँ, अचानक आती है, बस आदमी तैयार नहीं होता। लोग कुंबले के बारे में कहते थे ना कि अगर 4 कदम और पीछे से वो दौड़े तो फास्टर ही हाँ, हो जाएंगे। कुंबले भी ये हाँ, काम करते थे कभी कभी टेस्ट बिल्कुल। मैचेस में। नहीं, अगर कंसिस्टेंटली ओवरऑल देखा जाए ना, तो सबसे तेज गति का स्पिनर जो है अनिल कुंबले ही हुआ करते थे। हाँ, उनके पास इतनी स्पिन नहीं थी, हाँ, लेकिन बट वो जो गेंद स्किड करते थे, थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस होती थी उनके पास, तो वो जो है काम काफी आता था उनको। बिग टर्नर वैसे नहीं थे। अब जो स्पिनर आ रहे हैं ना, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। राशिद खान को देखिए आप, राहुल चाहर को देखिए, ये फटाफट बिजली की गति से आते हैं और गेंद को फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं, पलक झपकते ही निकलती है गेंद। यार मुझे लगता है कल दिल्ली की टीम जल्दी विकेट ना खोए, इसके बाद ये मुकाबला जो है ना, मुंबई की टीम को नाकों चने चबाने की स्थिति आ जाएगी अगर दिल्ली ने शुरू में विकेट नहीं गंवाया तो। अच्छा, चलिए, एक कल चीज मैं देखते पूछना हैं। चाहूंगा, कि अगर मान लीजिए दिल्ली टॉस जीतती है तो उसे बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए, और यही मुंबई के लिए भी है। यार ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि लोग हमेशा वहां पे जो है टॉस जीत के पहले फील्डिंग ही करना प्रेफर करते हैं, बट मुझे लगता है जाइए और पहले बैटिंग करिए, फाइनल मैच है, जाइए ताबड़तोड़ आप शुरू हो जाइए, एक स्कोर बोर्ड पे रन लगाइए, और क्योंकि फाइनल मैच में जब आप चेज करने जाते हैं तो एक अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर होता है, तो कम से कम उस दबाव से आप मुक्त हो जाएंगे अगर आपने ठीक ठाक स्कोर एक लगा लिया स्कोर बोर्ड पे, तो आप जरूर अच्छा कर सकते हैं। बेशक ये कहेंगे कि फिर ड्यू वाला आएगा, आपके पास दो दो स्पिनर हैं, अगर बाद में ड्यू आ गया तो क्या होगा। हालांकि इतना बहुत ज्यादा कोई ड्यू आया हो पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर, हाइड एंड सीक वाला मामला रहा है, कभी आया कभी नहीं आया, इतना कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ड्यू का तो देखने को मिला नहीं है। ठीक बात है, तो चलें फिर एक आप आखिरी लोग बताएं कमेंट क्या सबका लगता ले है, लें। कुलदीप आप बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, और चूंकि हमारी समय की सीमाएं हैं, एक आखिरी कमेंट सबका लेते हैं कल के मैच को लेकर के, कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया कि मेरा जो मन है वो मुंबई के साथ है, और वो इसलिए है कि मुझे ये लग रहा है, ये इस दलील से भी, मतलब ये दलील भी बुरी नहीं है जो इकबाल ने कहा कि इस बार एक नया विनर वो देखना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं। पर मुंबई के साथ थ्रू आउट आप देखें, शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे सीजन में कोई टीम जो सबसे बढ़िया खेली है, सबसे ज्यादा मैचेस भी जीती है, वो मुंबई की टीम है। और मुझे ये लगता है कि टीम वर्क की जहां तक बात है, टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का योगदान होने की यहाँ तक के सफर में, उसमें भी मुंबई को मैं सबसे ऊपर आंकता हूँ। उस नजरिए से मेरे हिसाब से मुंबई ज्यादा डिजर्विंग है। बाकी ऑफ कोर्स जो उन आखिरी के कुछ घंटों में अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आप लोग एक एक करके बताइए कि आप किसको देखना चाहते हैं और उसका रीजन क्या है। केशव, आपसे शुरू करते हैं। मतलब फिर से एक बार ट्रोल करने की गुंजाइश मैं दे रहा हूँ। देखिए, ईंट से ईंट बजा दीजिए एकदम। हाँ, तो मेरे ख्याल से दिल्ली को जीतना चाहिए, क्योंकि एक तो इकबाल भाई ने पहले भी कहा कि इस बार नया विजेता मिले हमें, और दूसरा ये है, एक उसमें हम लोगों ने बातचीत के क्रम में बताया कि मुंबई के पास जो है बड़े बड़े तोप हैं, पावर हिटर्स हैं, और दिल्ली के पास जो है देसी कट्टे हैं, दिल्ली के लड़के, लेकिन इनकी अपनी अपनी अलग अलग जगहों पर अपनी उपयोगिता अलग अलग है।
तो उम्मीद करेंगे कि दिल्ली के जो देसी कट्टे हैं वो भी फायर करें और अपने क्षमता के अनुकूल खेलें। और एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं कि देखिए, मुंबई को हार ही जाने में भलाई है, क्योंकि मुंबई के पास जो कप्तान है रोहित शर्मा है मुंबई के, और दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, वो भी मुंबई कर हैं। तो मुंबई की हार में भी एक तरह से जीत ही है वाह, इस लिहाज से। क्या बात है, क्या ये बात मुझे सब सबसे अच्छी दलील वो लगी। वाला तो कट्टा नहीं है जिसके बाद लोगों ने वो डायलॉग याद कर लिया था कि ये का बाबा सीट बना दिए होंगे। नहीं नहीं, वो कट्टा बहुत अच्छा चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। और यार, हम इंडियंस की एक प्रवृत्ति भी होती है ना कि हम कमजोरों के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा ऑन पेपर अगर देखें, जिस एक रैम्पेज जिस तरह का रहा है मुंबई का, वो दिल्ली का नहीं रहा। एटलीस्ट दिल्ली के ने अच्छा खेला, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह का मुंबई का रहा है। तो हम चाहते हैं कि अंडरडॉग जो है उसके साथ हम खड़े रहें। और ऑब्वियसली बात यही है कि एक नया चैंपियन भी मिलेगा। वो तमाम दलीलें अपने पास हैं। तो जरूर मैं भी दिल्ली की टीम को जीतते हुए देखना चाहूंगा कल। कपिल देव सिंह। इकबाल जी ने अंडरडॉग बोला तो डॉग से मुझे याद आ गया कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है मुंबई की, तो उसको देख के ऐसे ही लगता है कि मुंबई घोड़ा घोड़ा है और दिल्ली की परफॉर्मेंस थोड़ा कुत्ते वाली रही, अंडरडॉग वाली। घोड़ा कुत्ते को लात मारेगा तो लगता है हाँ ठीक है, पावर है उसका, उसने मार दिया। लेकिन जब कुत्ता घोड़े को लात मारे और घोड़ा गिर जाए तो ज्यादा हंसी आती है। तो मैं तो वाह। चाहूंगा कि दिल्ली जीते। जी आगे बताएं। ये सारी बातें तो हो गई कि दिल्ली को इस बार जिताना चाहते हैं, नया चैंपियन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट है, T20 है, कुछ भी हो सकता है। और बड़ा मैच मुंबई कभी नहीं हारना चाहेगी। मुंबई कभी नहीं हारना चाहेगी, इसी में छिपाया विश्वमंजी का सब कुछ सपोर्ट। छुपा है इसी में। ये इनका अपना अंदाज है देखिए विश्वमन भाई का। मतलब ये ना वो मैं एक बार पहले भी जिक्र किया था, कपिल देव जो कमेंट्री, हमारे वाले कपिल देव सिंह नहीं जो हमारे साथ अभी बात कर रहे हैं, कपिल देव जो कमेंट्री किया करते थे, तो वो बोलते थे अक्सर कि ये मैच का वो मौका है जब बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं और गेंदबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विकेट। तो हारना मुंबई नहीं चाहेगी विश्वमोहन जी, पर हारना दिल्ली भी नहीं चाहेगी। ये बताइए आप किसको जिता रहे हैं? निश्चित रूप से बड़ा मैच है, बड़ा प्रदर्शन है, मुंबई उस पर भारी है। मुंबई भारी है, ठीक है। मेरे साथ इस टूर्नामेंट में ये हुआ है कि मैंने जिस टीम को सपोर्ट किया है ना, वो बाहर होती चली गई है। पहले मेरी फेवरेट थी CSK, वो बाहर निकल गई। फिर हमने अपना दिल फेंका पंजाब की ओर, वो भी बाहर हो गई। फिर हम सोच रहे थे कि यार चलो RCB पहुंच जाए, वो भी नहीं पहुंची। फिर मैंने कहा कि चलो हैदराबाद ही पहुंच जाए, वो भी नहीं पहुंची। तो अब मेरी कल दिली तमन्ना है कि मुंबई जो है वो जीते। मैं एकदम सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मन से चाहते हैं आप कि आप दिल्ली आप जीतेंगे। लोगों मैं ने आपको परिणाम जो हासिल करने की कोशिश की है वो दिल से कोशिश की है, और ये दिल जो होता है दगा भी देता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन दिल जो है दिल्ली से भी मिलता है जाके बहुत लोगों को। हाँ, बहुत बहुत लोगों का मिलता है भाई। दिल्ली वाले हैं, दिल वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि कल जो है तो कल दिल का मामला है, दिल का मामला है। और देखते हैं क्या होता देखते है। हैं कल, मतलब दिल्ली जो है वो सत्ता नगरी है और मुंबई जो है वो माया नगरी है। तो कल कौन सी नगरी जीतती है ये देखेंगे। और उससे पहले ये देखेंगे कि बिहार में किसकी गगरी बचती है और किसकी गगरी फूटती है। कल ये भी कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है और यानी कि मजा आएगा। कल 3 शहर रहेंगे सुर्खियों में, मुंबई, दिल्ली और पटना। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल। भोपाल का भूल रहे, भोपाल भी रहेंगे। तो कल फिर बाई अहमदाबाद भी इलेक्शंस के रहेंगे, तो अहमदाबाद भी रहेंगे, कल बाई इलेक्शंस के नतीजे हैं, कल लखनऊ भी रहेंगे। यानी कि नतीजों की रहेगी। कल नतीजों का दिन है। बिल्कुल, वाह। अमेरिका से आ चुका है, हो अब सकता हमारे है यहाँ कि आना है। कुलदीप, आप ये बात बता दीजिए कि हम इसे आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे सुनने वालों तक हो सकता है ये कल पहुंचे, तो वो कल को आज ही मान कर चलें। हाँ, जब भी हमने कल बोला है उसको माने मंगलवार। जब हमने कल बोला है उसको मंगलवार माने, और जब आज बोला है उसको सोमवार माने, क्योंकि हम सोमवार की रात में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये IPL की टेंटें का आखिरी एपिसोड था और मैं थोड़ा सा इमोशनल महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं कि ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ज्यादा लोगों ने सुन लिया इसलिए, पर एक हम 6 लोग हफ्ते में एक बार बैठते थे और क्रिकेट पे बात करते थे, जो हमारी नसों में बहता है, कम से कम ऐसा हम क्लेम करते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें क्रिकेट बहुत पसंद है। तो एक मजा, एक अलग ही आनंद आता था। आधा घंटा हम तय करते थे बात करने का और घंटा भर, 1.5 घंटा भी बात कई बार कर जाते थे। वो अब IPL के बाद फिलहाल इस शक्ल में नहीं होगा। आगे किसी और रूप में उसको करने की कोशिश फिर करेंगे, स्पोर्ट्स पे या क्रिकेट पे किसी और जरिए से।
किसी और तरीके से उसको रिज्यूम और करें, दोबारा क्रिकेट शुरू करें। प्रेमियों की शाम जो है वो एक बार फिर से अकेली हो जाएगी। हाँ, आईपीएल भी जा रहा है तो जरूर शाम अकेली हो जाएगी, पर और चीजें आ रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के टीम का ऐलान हो चुका है और अब चीजें खुल रही हैं। और देखिए, आज अच्छी खबर ये आ गई कि फाइजर वाली जो वैक्सीन है वो 90% कारगर है। ऐसी खबर आज आई है, तो ये एक अच्छी खबर है इस महामारी से लड़ाई में। जब तक वैक्सीन नहीं आई है तब तक स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और सतर्क रहना है। और मैं थोड़ा सा वो क्राइम का शो आता था उसके होस्ट की तरह महसूस कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान सतर्क इंडिया। रहें। हाँ, तो ये है। और बताइएगा कि आईपीएल की टेंटें, अगर आपने सारे एपिसोड सुने हो तो ओवरऑल आपको कैसा लगा। आगे अगर आप स्पोर्ट्स पर इस तरह का पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो वो किस शक्ल में चाहते हैं, क्या इसको किसी तरह से आगे बढ़ाएं, ये बताइए। आखिरी एपिसोड कैसा लगा, हम लोगों में आपको किसकी बातचीत, किसका कहने का अंदाज ज़्यादा पसंद आया, ये भी बताइए। किसके कमेंट ज़्यादा अच्छे लगे, कौन सा चुटकुला, कौन सी बात याद रह गई, और वो हमारे लिए एक लर्निंग होगी ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। आज तक रेडियो पर आईपीएल की टेंटें का ये आखिरी एपिसोड था। हम सब एक साथ आपको नमस्कार कह रहे हैं और आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया सुनने के लिए।